रिटेल सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल एपरल्स, ज्वेलरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स एक्सेट्रा। पॉइंट ये आता है कि इन सारी ही रिटेल सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज को एनालाइज कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसे पैरामीटर्स विच विल हेल्प यू टू एनालाइज द रिटेल सेक्टर। हेलो एवरीवन, आई एम आशा खुराना एंड वेलकम टू Zerodha Varsity वीडियोस। सबसे पहला पैरामीटर आता है एवरेज डेली फुटफॉल का। इसका मतलब ये है कि एक स्टोर में ऑन एन एवरेज कितने लोग आते हैं। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टोर में ऑन एन एवरेज 100 लोग आते हैं। दूसरा पैरामीटर आता है एवरेज कन्वर्जन का। इसका मतलब ये है कि जितने लोग ऑन एन एवरेज उस एक पर्टिकुलर स्टोर में आते हैं, उतने में से कितने लोग एक्चुअल में खरीदारी करते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि इस पर्टिकुलर स्टोर में 100 लोग आए, तो मान लेते हैं उनका एवरेज कन्वर्जन 80 का हुआ, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ उन 80 लोगों ने ही खरीदारी करी। एवरेज कन्वर्जन में एक चीज का ख्याल रखें, लग्जरी स्टोर्स के केस में फुटफॉल ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनका एवरेज कन्वर्जन भी ज्यादा हो। तीसरा पैरामीटर आता है एवरेज बिल वैल्यू का। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एवरेज कन्वर्जन का नंबर आया था, यानी कि जितने लोगों ने खरीदारी करी, ऑन एन एवरेज उनके बिल की अमाउंट कितनी है। हम जब भी रिटेल सेक्टर को एनालाइज करते हैं और एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो एक चीज का ख्याल रखें कि वो कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होना चाहिए, ना कि एप्पल टू ऑरेंज। इसका मतलब अगर आप डी मार्ट को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप रिलायंस मार्ट से कंपेयर करें, ना कि तनिष्क से। अब ये 3 पैरामीटर्स हो सकता है आपको इजीली अवेलेबल ना हो, लेकिन कई बार डीप रिसर्च करने पर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट पे आपको ये पैरामीटर्स मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 पैरामीटर्स की जो आपको इजीली कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस या फिर उनकी वेबसाइट से मिल सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है SKUs का, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसे हम एक शैम्पू के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास हेड एंड शोल्डर का एक शैम्पू है जिसके 5 अलग अलग तरीके की टाइप्स होती हैं और हर टाइप में अलग अलग साइजेस होते हैं। मान लेते हैं 4 तरीके के साइजेस हैं, तो मतलब एक हेड एंड शोल्डर के शैम्पू की उस डिपार्टमेंटल स्टोर को 20 SKUs मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। अगर उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ऐसे 4 और ब्रांड्स हैं शैम्पू के, यानी कि टोटल 5 शैम्पूज हैं और उनमें भी 5 अलग अलग टाइप्स और 4 साइजेस हैं, तो ऐसे में उनको उन 5 ही शैम्पूज के लिए 100 SKUs मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। एंड हो सकता है किसी एक SKU के 10 यूनिट्स पड़े हों एंड किसी के 20 पड़े हों, ये डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि SKUs को इन्वेंट्री से कंफ्यूज ना करें। दूसरा पैरामीटर आता है नंबर ऑफ स्टोर्स का। जिस कंपनी के जितने ज्यादा स्टोर्स उतनी ही ज्यादा रीच। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्टोर्स ज्यादा होते हैं लेकिन उनका साइज छोटा होता है, और कई बार साइज ज्यादा होता है लेकिन नंबर ऑफ स्टोर्स कम होते हैं। अगर हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझें तो शॉपर स्टॉप के केस में हमें उनके नंबर ऑफ स्टोर्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका साइज ज्यादा होता है और उसमें वैरायटी भी ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसे वैन ह्यूजन के स्टोर से कंपेयर करें, उनका साइज बेशक छोटा होगा लेकिन उनके नंबर ऑफ स्टोर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इस केस में वैरायटी नहीं होती क्योंकि एक ही ब्रांड वो सेल करते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा पैरामीटर, दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हम अक्सर कंपनीज को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो आने वाले टाइम में नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाने वाली है। तो ऐसे में हमें क्या देखना चाहिए कि पुराने स्टोर्स की सेल्स के साथ साथ नए स्टोर्स की सेल्स भी इंक्रीज हों, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स उतनी ज़्यादा सेल्स एंड उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराने स्टोर्स की सेल कम हो जाती है, लेकिन नए स्टोर्स आने की वजह से हमें फिर भी सेल्स में ग्रोथ नज़र आती है। तो जब भी आप कंपनीज को एनालाइज करें, आप ये ज़रूर देखें कि पुराने स्टोर की जो सेल्स हैं वो भी ज़्यादा हो और नए स्टोर्स ऐड होने की वजह से सेल्स ऐड होनी चाहिए। अगर ग्रोथ स्टैग्नेंट होगी तो वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अब हमारे पास 4th पैरामीटर आता है रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट का। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर आपको 2 स्टोर्स नजर आते हैं, एडिडास एंड नाइकी, और आप सोच रहे हैं कि इन दोनों ही स्टोर्स में से बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है। जब आप एडिडास को देखते हैं तो उसका स्क्वायर फुट का साइज है 600, तो वहीं पर नाइकी के केस में इट इज 2000 स्क्वायर फुट। अब हो सकता है नाइकी की SKU यूनिट्स ज़्यादा हो, इसलिए उनको साइज ज़्यादा चाहिए, बट एडिडास के केस में ऐसा नहीं है। पर दोनों में से बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट। इस केस में हम कंपनी के उस पर्टिकुलर स्टोर के 1 साल के रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं उस स्टोर की टोटल स्क्वायर फुट से।
एडिडास के केस में मान लेते हैं उनका रेवेन्यू था 6 करोड़, उसे हम डिवाइड करेंगे 600 स्क्वायर फीट से। एंड नाइकी के केस में उनका रेवेन्यू था 15 करोड़ एक साल का, एंड उसे हम डिवाइड करेंगे 2000 स्क्वायर फीट से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एडिडास के केस में वो 1 लाख पर स्क्वायर फुट अर्न कर रहे थे, तो वहीं नाइकी के केस में वो सिर्फ 75,000 ही अर्न कर रहे थे। इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि एडिडास का कन्वर्जन रेट बेटर है, दूसरा लोग उनके काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, एंड तीसरा उनके प्रोडक्ट्स हायर प्राइस पर परचेज हो रहे हैं। इसी तरह आप अगर किन्हीं 2 कंपनीज को कंपेयर करना चाहते हो डिपेंडिंग अपॉन कि उनके सारे ही स्टोर्स का साइज कितना है, तो आपको उनके टोटल रेवेन्यूज को डिवाइड करना पड़ेगा उनके सारे ही स्टोर्स के स्क्वायर फुट से। अब आते हैं हम अपने 5th और लास्ट पैरामीटर पर, जो कि है नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट। जैसे हमने रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट को कैलकुलेट किया, वैसे ही नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट को कैलकुलेट करेंगे। इसे हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि रिटेल ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सकें। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और इस केस में हम 2 रेस्टोरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड वेव कॉफी एंड ब्लू टोकाई। अज्यूम करते हैं थर्ड वेव का नेट प्रॉफिट है 3000 करोड़, तो वहीं ब्लू टोकाई का नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ का। एंड लेट्स से थर्ड वेव के सारे कैफेज का टोटल साइज है 10 लाख स्क्वायर फीट, तो उसका नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट होगा 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख विच इज इक्वल टू 30,000। एंड ब्लू टोकाई के सारे ही कैफेज का टोटल साइज है 4 लाख स्क्वायर फुट, सो 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्वल्स टू 12,500। तो इस केस में थर्ड वेव कॉफी का साइज भी ज्यादा है एंड नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट भी ज्यादा है। एक चीज का ध्यान रखें कि नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट नेट प्रॉफिट मार्जिन से अलग होता है। कई बार नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वेयरहाउस साइज या इन्वेंट्री या शेयर ऑफ ई कॉमर्स सेल्स इन द ओवरऑल सेल्स। आज हर रिटेल कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है। बहुत सारी रिटेल कंपनीज तो सिर्फ ऑनलाइन ही है, उनके फिजिकल स्टोर्स भी नहीं। रिटेल ई कॉमर्स ऑपरेशन के मार्जिन्स फिजिकल रिटेल स्टोर से कम हो सकते हैं, एंड वो पूरी कंपनी के मार्जिन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड जानते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। सबसे पहला, एवरेज डेली फुटफॉल, जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक स्टोर में कितने लोग आते हैं। दूसरा, एवरेज कन्वर्जन, उनमें से कितने लोग शॉपिंग करते हैं। एंड तीसरा, एवरेज बिल वैल्यू, इसका मतलब जिन लोगों ने शॉपिंग करी है उनकी एवरेज बिल वैल्यू क्या है। फिर 4th पॉइंट आता है SKUs का, जो हमें ये बताता है कि एक प्रोडक्ट के काफी सारे SKUs हो सकते हैं, एंड उस डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि उस कंपनी को उन SKUs को मेंटेन करना आना चाहिए। 5th पॉइंट था नंबर ऑफ स्टोर्स का, जितने ज्यादा स्टोर्स उतनी ज्यादा उनकी रीच और सेल्स, लेकिन इस केस में आपको साइज का भी ध्यान रखना चाहिए। 6th पैरामीटर आता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, जो ये बताता है कि पुराने स्टोर्स की सेल्स कितनी ग्रो कर रही है। फिर 7th और 8th पॉइंट में हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट एंड नेट प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट के बारे में, जो हमें उस स्टोर की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के बारे में बताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।